Hello everyone, I hope you are doing good and ready again to learn something new. And I am Millie Kulshrestha. We are going to take a new topic today. It is equivalent mass. Equivalent mass और equivalent weight is the same thing. अब तक हम लोगों ने equivalent mass सुना नहीं है क्योंकि we have not deal with the term called normality. एक टर्म आएगा आपके केमिस्ट्री में विच इज़ अ कंसंट्रेशन टर्म कॉल्ड नॉर्मेलिटी. जस्ट लाइक मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी इज़ ऑल्सो अ कंसंट्रेशन टर्म. जैसे मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी इज़ नंबर ऑफ मोल्स इन द गिवन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन या नंबर ऑफ मोल्स विच इज़ डिजॉल्व्ड इन द 1 liter ऑफ द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज मोलैरिटी. बिल्कुल इसी तरीके से we will define the normality as number of gram equivalents which are dissolved in the 1 liter of the solution is called normality. But gram equivalents के लिए मुझे चाहिए होगा equivalent mass, and that is why we are today we are going to take this topic, that is what is equivalent mass, and we are going to discuss in this topic कि equivalent mass क्या होता है, कैसे निकालेंगे और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे. कैसे यूज़ करेंगे ये हम अलग वीडियो में देखेंगे, बट टुडे वी विल डिस्कस ओनली व्हाट इज़ इक्विवेलेंट मास. आई हैव मेंशन्ड हियर द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट मास, सो लेट्स रीड इट फर्स्ट एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू हाउ टू अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन. ठीक है, तो देखिए, मास ऑफ अ सब्सटेंस विच कंबाइंस विथ 1 gram ऑफ हाइड्रोजन, 8 grams ऑफ ऑक्सीजन या फिर विच कंबाइंस विथ 35.5 grams ऑफ क्लोरीन, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. फिर से सुनिए, किसी भी सब्सटेंस का वो मास जो कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ या फिर 8 ग्राम ऑक्सीजन के साथ या 35.5 ग्राम ऑफ क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, उस सब्सटेंस के उस मास को वी कॉल एज इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट सब्सटेंस. ठीक, लेट्स डू इट. वी विल अंडरस्टैंड इट बाय डूइंग इट ओनली. तो इफ़ आई एम टेकिंग अ सब्सटेंस, मान लीजिए मुझे इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम निकालना है, तो आई एम गोइंग टू टेक दिस सोडियम. इसका इक्विवेलेंट मास वी हैव टू फाइंड आउट. तो लेट अस सी कि इसका कितना मास इज गोइंग टू रिएक्ट विद 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन या फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन या फिर 35.5 grams ऑफ क्लोरीन. दैट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सोडियम. करके देखें. चलिए, आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस सोडियम. इन फर्स्ट केस आई एम गोइंग टू रिएक्ट इट विद द हाइड्रोजन. ठीक, इन सेकेंड केस आई एम गोइंग टू रिएक्ट दिस सोडियम विद ऑक्सीजन. Whereas in the third case, I am going to react this sodium with chlorine. And we all know कि sodium react with the hydrogen to form sodium hydride. It forms with oxygen, it forms sodium oxide. With the chlorine, it forms sodium chloride. Okay, I am going to balance the reaction. So all of you know this. This is how we have to balance it. NaO2 like this. So this is balanced reaction. Again we have to balance this also. So this is balanced reaction of sodium chloride. Now let us understand कि मैं कहना क्या चाह रही थी आपसे. Let's see. Hydrogen, the mass of the hydrogen which is reacting with this sodium in this particular reaction, when it is reacting with the hydrogen, check करते हैं. This is what? Hydrogen gas. तो 2 grams is reacting with 23 grams is the mass of the sodium atomic mass multiplied by 2. तो 23 multiplied by 2 यानी कि 46 ग्राम. तो व्हाट वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर कि 2 ग्राम हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट कर रहा है? चेक. 46 ग्राम. 46 ग्राम ऑफ सोडियम. तो व्हाट डज आवर डेफिनेशन सेइंग कि 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना दैट सब्सटेंस इज रिएक्टिंग, वो होगा उसका इक्विवेलेंट मास. तो अगर 2 ग्राम हाइड्रोजन से 46 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट कर रहा है तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन से कितना रिएक्ट करेगा? 46 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 23 ग्राम. तो इस डेफिनेशन के हिसाब से द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम इज 23 grams. बट दिस डेफिनेशन इंक्लूड्स हाइड्रोजन एज वेल एज दिस और दिस. मतलब मैं करके देखती हूँ कि क्या तीनों के मास, इन तीनों केसेस में वाकई में मास बराबर आ रहे हैं. तो आई एम गोइंग टू टेक दिस. लेट्स टेक द एग्जाम्पल. ये क्या है? ऑक्सीजन. इट इज़ 32 grams. ठीक, बिकॉज इट इज़ अ मॉलिक्यूल. सो दिस इज 4 multiplied by 23 grams. इट इज़ वॉट वी आर गोइंग टू गेट सी हियर कि वो मास 23 multiplied by 4 यानी 23 multiplied by 4 ग्राम ऑफ सोडियम कितने से रिएक्ट कर रहा है? 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के साथ. ठीक है, तो मैं ऐसे बोलूँ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट करता है 23 multiplied by 4 ग्राम ऑफ सोडियम के साथ. तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? तो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा? 23 multiplied by 4 divided by 32
multiplied by 8, 23 gram. तो can you understand this? In case of sodium, when it is reacting with oxygen, कितना ऑक्सीजन? 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन. तो अगेन वी गॉट 23 grams. तो इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस सोडियम कितना हुआ? 23 grams. Same way I am doing it for the chlorine also. तो this is 71 grams chlorine molecule. This is 23 multiplied by 2 यानी कि 46. यहाँ पे it is we can say that 71 ग्राम ऑफ क्लोरीन रिएक्ट करता है विद 46 ग्राम ऑफ सोडियम. तो 35.5 ग्राम क्लोरीन कितने से रिएक्ट करेगा? 46 डिवाइडेड बाई 71 मल्टीप्लाइड बाई 35.5, इट इज़ 2 एंड दिस इज 23 ग्राम. तो इन ऑल द केसेस, इन तीनों केसेस में आपने क्या देखा? व्हाट इज़ कॉमन हियर कि सोडियम का अगर मुझे इक्विवेलेंट मास निकालना था तो आई कैन डिफाइन इट एज, मैं ऐसे भी बोल सकती हूँ कि सोडियम का वो मास जो 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करता है, दैट इज़ द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम. या आप ऐसे बोलिए कि जो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कितनी? 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, दैट इज़ ऑल्सो द इक्विवेलेंट मास ऑफ द सोडियम. सो सोडियम का इक्विवेलेंट मास या किसी भी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास वी कैन कैलकुलेट इट अकॉर्डिंगली. आप चाहे ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए, वट एवर यू वॉन्ट. फाइन, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल समझने के लिए. सपोज आई हैव टू कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोजन. ठीक, अब हाइड्रोजन को तो कंपेयर नहीं करोगे, आपका हाइड्रोजन इज ऑलरेडी गिवन देयर. ठीक है, तो मुझे क्या लेना है? चलिए ऐसा चेक करते हैं. अगर हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास निकालना है तो मैं हाइड्रोजन को हटा देती हूँ, इन दोनों को चेक कर लेते हैं. कैसे? हाइड्रोजन का वो मास जो 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से कंबाइन करेगा, दैट इज नोन एज द इक्विवेलेंट मास ऑफ द हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन तो हम हटा चुके. तो दिस इज हाइड्रोजन को इफ आई एम रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन टू फॉर्म सपोज वाटर. Okay, in general it reacts with the water. So to form water, reaction balance करते हैं. This is reaction balanced. Now let's see, 4 gram of hydrogen is reacting with 32 grams of oxygen. So let's see, 32 grams of oxygen is reacting with 4 gram of hydrogen. तो फिर 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितने से रिएक्ट करेगी? 4 डिवाइडेड बाई 32 मल्टीप्लाइड बाई 8, 4, 1. तो दिस इज 1 ग्राम. इसका मतलब हुआ इन दिस केस वी कैन सी देयर कि हाइड्रोजन का इक्विवेलेंट मास इज 1, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद द 8 ग्राम. कितना हाइड्रोजन? 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद 8 grams of oxygen to form a compound. तो ये this is the way you are going to get the equivalent mass of the various substances. अब ये तो बात है लॉजिकल, बिकॉज वी ऑल नो कि डिपेंड्स ऑन द वैलेंसी कि कोई भी चीज़ किसी भी दूसरे एलिमेंट से कैसे रिएक्ट करती है, डिपेंड्स ऑन इट्स वैलेंसी. तो एक्चुअली द थिंग इज़ दैट कि वैलेंसी ही है जो रिस्पॉन्सिबल है किसी भी चीज़ के इक्विवेलेंट मास के लिए, बिकॉज दैट वैलेंसी डिसाइड्स कि कितने एटम्स के साथ आप उसे कंबाइन करने वाले हैं. बिकॉज व्हेन वी यूज टू मेक द फॉर्मूला, याद है आपको कैसे बनाते थे फॉर्मूला? इफ़ सोडियम इज रिएक्टिंग विद द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन चार्ज, सोडियम का चार्ज, ऑक्सीजन का चार्ज, वैलेंसी 1 वैलेंसी 2 क्रॉस मल्टीप्लाइड. इसका मतलब ये हुआ कि कितने ऑक्सीजन से वो कंबाइन करेगा, ये डिपेंड करता है कि सोडियम का चार्ज कितना है. तो बेसिकली द वैलेंसी इज द फैक्टर विच इज़ गोइंग टू टेल यू कि उस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास कितना होगा. तो इसको इतना डिफिकल्ट ना करते हुए वी कैन जस्ट सिंपली कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास, क्योंकि वैलेंसी इज द फैक्टर. तो लेट्स कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास यूजिंग अ सिंपल फॉर्मूला. यानी ये सब आपको करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इतना समझना है कि इक्विवेलेंट मास कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस. कैसे? लेट्स सी. So here I am going to write down a formula using which you can easily calculate the equivalent mass. आपको इतना सब कुछ कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा. And what is the formula? Write it. Equivalent mass is equal to molar mass divided by n factor. Okay. I was trying to make it easy for you and I made it tough for you. Why? Because I have introduced one more term here, that is n factor. तो n factor अब ये क्या है? What is this n factor? n factor we can calculate by a simple method. So I am going to introduce you now what is n factor. n factor will be different for the different type of substances. If you are taking a iron तो उसका n factor अलग तरीके से निकालेंगे. If you are taking an acid उसका n factor अलग तरीके से निकालेंगे. तो it will depend on कि आप क्या पढ़ रहे हैं, what substance you are talking about, and accordingly we will calculate the n factor. तो अब हमारा जो टॉपिक है इक्विवेलेंट मास, तो आपको मोलर मास
एन फैक्टर से मिल जाएगा। लेकिन मोलर मास वी ऑल नो कि मोलर मास इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस गिवन इन द ग्राम्स, बट मोलर मास का पता होना इज़ नॉट सफिशिएंट, एन फैक्टर चाहिए। तो चलिए सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द एन फैक्टर फॉर द वेरियस काइंड ऑफ सब्सटेंसेज। तो हियर इट इज एन फैक्टर। okay, for the acid I am taking first. तो सबसे पहले I am discussing how to calculate the n factor for any acid, for acid, और साथ में एक बेस भी ले लेंगे। ओके, फॉर एसिड एंड बेस यू आर गोइंग टू कैलकुलेट एन फैक्टर। एक बार एन फैक्टर मिल जाएगा तो फॉर्मूला लगा के मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर करके वी कैन कैलकुलेट द इक्विवेलेंट मास ऑफ दैट एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हाउ द एन फैक्टर ऑफ एनी एसिड कैन बी कैलकुलेटेड। सो आई एम टेकिंग वन एसिड H2SO4. हाउ इट इज गोइंग टू बी डिसोसिएटेड? H plus ion and SO4 2 minus. How many H plus ion it will be releasing? It will release 2 H plus ion. So how many replaceable hydrogen ions are there in any acid? That is called the N factor of that acid. और 9th क्लास में हम पढ़े थे कि जितने number of H plus is replaced by any acid या is released by any acid, that is called its basicity. तो मैं ऐसे बोलूँ कि basicity of this acid यानी H2SO4 की basicity is 2 because it is releasing 2 H plus ion. So the basicity of an acid is equal to n factor of that acid. तो किसी भी एसिड के केस में उसकी बेसिसिटी इज द n फैक्टर। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। तो इसके लिए आपका n फैक्टर हो गया 2। फॉर द H2SO4 n फैक्टर इज 2। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। आई हैव 3 एसिड्स H3PO4, H3PO3 and H3PO2. So these are the 3 phosphorus acids I have made here. This is H3PO4, this is H3PO3, this is H3PO2. अब इनमें से how we are going to decide कि कितने number of H plus ion will be released by that, क्योंकि दिखने में तो we are observing this कि तीनों में there are H3। तो if while looking at the substance we are deciding कि कितने H plus वो निकालेगा तो गलत हो सकता है। That is why we have to take care of कि H2SO4 की तरह जितने दिखते हैं उतने ही या नहीं निकल रहे हैं। तो how many H plus ion are being released by this H3PO4, H3PO2? ये उसके स्ट्रक्चर में लाई करता है। कैसे? क्योंकि those hydrogen which are connected with the oxygen they are the releasable hydrogen। तो जो replaceable hydrogen है वो केवल वो हैं which are connected with ऑक्सीजन। सो वी हैव सीन हियर, वी कैन सी हियर कि इसमें कितने हैं रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है? 3। तो द बेसिसिटी ऑफ दिस एसिड H3PO4 इज 3। तो एन फैक्टर इसके लिए क्या हो गया? 3। ओके, नाउ लुक एट दिस H3PO3 में वी हैव 1 and 2। तो इसके लिए एन फैक्टर कितना हुआ? 2। एंड फॉर दिस पर्टिकुलर एसिड वी हैव 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एंड दिस इज व्हाट? N factor is 1 for this acid. So we can say that the number of replaceable hydrogen in any acid decides its N factor. Yeah, number of replaceable ion is equal to H plus ion is equal to the N factor of that acid. So basicity of an acid is the N factor of that acid. Let's take the example of the base and base की एसिडिटी आप चेक करेंगे। बेस की एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी ऑफ द बेस इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन। तो द नंबर ऑफ OH आयन विच इज बीइंग रिलीज्ड बाय दैट बेस विल बी द एसिडिटी ऑफ दैट बेस। तो चेक करते हैं। वी हैव अ बेस, वेरी कॉमन बेस NaOH। इफ इट ब्रेक्स इट विल रिलीज Na प्लस आयन एंड OH माइनस आयन। कितने OH निकाले? 1। तो N फैक्टर इसके लिए हो गया 1। ओके, लेट्स टेक द अनदर एग्जाम्पल CaOH होल ट्वाइस। कितने OH निकालेगा? Ca प्लस 2 OH माइनस, इजंट इट? तो कितने OH निकाले? एन फैक्टर कितना हुआ? इक्वल्स टू 2। तो दिस इज अ सिंपल वन एंड द नंबर ऑफ OH ions released by any base is called its acidity। तो एसिड्स की बेसिसिटी is the N factor and basis की acidity is the N factor। So let's talk about the another kind of substances। ये तो हुआ आपका for the acid and for the bases। तो acid और base के लिए तो we can calculate it like this। तो this is the first। Second, let's see what is the second one। For the elements
तो किसी भी एलिमेंट्स के लिए, किसी भी एलिमेंट के लिए व्हाट इज़ द n फैक्टर ऑफ दैट एलिमेंट? इट्स वैलेंसी. तो फॉर एन एलिमेंट द वैलेंसी इज द n फैक्टर. तो मैं ये लिख लेती हूँ, किसी भी एलिमेंट के लिए क्या होगा? वैलेंसी इज n फैक्टर. फॉर एन एग्जाम्पल सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, तो इसका n फैक्टर इज 1. मैग्नीशियम का n फैक्टर इज 2 because magnesium का valency is 2. Chlorine का n factor will be 1 because its valency is 1. We are not talking about the charges, क्योंकि charges तो आपके depend करते हैं कि कितने number of electron are being lost और being gained, बट हमें यहाँ कितने चाहिए? what is the number of electron lost या फिर what is the number of electron gained. तो हमें इससे मतलब नहीं है यहाँ पे कि लिया या दिया. we need only n factor, कितने लिए कितने दिए. तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द n फैक्टर फॉर द एलिमेंट. अगर इन्हीं एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, मानो फॉर एन एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग क्लोरीन, तो क्लोरीन का n फैक्टर, एटम का n फैक्टर इज 1, बट इफ इट इज एलिमेंट इन द मॉलिकुलर फॉर्म देन व्हाट विल बी द n फैक्टर? एक क्लोरीन का 1 तो दूसरे क्लोरीन का 1 ऐड कीजिए तो n फैक्टर इसके लिए हुआ 2. सो 2 इज द n फैक्टर फॉर द क्लोरीन मॉलिक्यूल. ठीक है. सेम वे ऑक्सीजन का n फैक्टर इज 2 बिकॉज ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर इज 8 और उसके आउटरमोस्ट शेल में देर इज 6 इलेक्ट्रॉन एंड दैट इज वाई इट हैज़ टेंडेंसी टू गेन द 2 इलेक्ट्रॉन. तो इसका एटॉमिक नंबर के हिसाब से या कॉन्फिगरेशन के हिसाब से इसका वैलेंसी इज 2, हैंस n फैक्टर इज 2. लेकिन इफ़ आई टॉक अबाउट द ऑक्सीजन n फैक्टर फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, तो क्या होगा? 1 ऑक्सीजन का 2 एंड दूसरे ऑक्सीजन का 2, यानी कि 4 इज द n फैक्टर फॉर द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. तो मॉलिक्यूल्स के और एटम्स के n फैक्टर्स आर डिफरेंट. तो दिस वे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट n फैक्टर फॉर द एलिमेंट्स whether it is in the atomic state or they are in the molecular state. Is it clear? Now let's move on. Let's take the another type of substances. तो another type में we have to start with the salt. तो मैं सबसे पहले लेती हूँ salts. So in the salts we have to consider only कि कितने number of total positive या negative charges are there. For an example, if I am taking sodium chloride, तो टोटल नंबर ऑफ या तो पॉजिटिव ले लीजिए या फिर नेगेटिव ले लीजिए. इन दिस केस सोडियम ने 1 दिया और क्लोराइड ने 1 लिया, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग लॉस्ट और बीइंग गेन, टोटल नंबर ऑफ एक्सचेंज कितना हुआ? क्या हुआ? दैट इज 1. तो n फैक्टर फॉर द सोडियम क्लोराइड इज 1. ठीक. एक और एग्जाम्पल लेते हैं. आई हैव MgCl2. अब मैग्नीशियम हैज़ लॉस्ट 2 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोराइड हैज़ टेकन 1, बट अल्टीमेटली क्या कह सकते हैं हम? टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज कितने हुए? पॉजिटिव चार्ज ले लो या फिर नेगेटिव ले लो, दोनों नहीं बोल रही हूँ, दोनों को टोटल नहीं करना है, इधर पॉजिटिव और नेगेटिव. तो टोटल पॉजिटिव कितने हुए? 2. टोटल नेगेटिव कितने हुए? 2. तो ऑब्वियसली देयर विल बी अ चार्ज विल बी सेटिस्फाइंग ईच अदर. तो क्या हुआ? n फैक्टर फॉर दिस मैग्नीशियम क्लोराइड इज 2. दिस वे. अगर मुझे लेना है कैल्शियम ऑक्साइड का, देन व्हाट? कैल्शियम ऑक्साइड के केस में कैल्शियम ऑक्साइड का n फैक्टर विल बी 2 क्योंकि कैल्शियम हैज़ गिवन 2 एंड ऑक्साइड हैज़ टेकन 2. That is what. Now we have to discuss one more type of n factor and it is a different one, and here it is redox reaction. यानी अब की बार वी आर गोइंग टू डिस्कस कि रिडॉक्स रिएक्शन के n फैक्टर कैसे निकालेंगे. तो वी आर गोइंग टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द n फैक्टर ऑफ अ रिएक्शन और हाउ इट इज़ कैलकुलेटेड. तो लेट्स डू इट. एक्चुअली हम करते हैं पहले, फिर वी विल सी कि क्या होगा किसी रिएक्शन का, रिडॉक्स रिएक्शन का n फैक्टर. उससे पहले मैं एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको बता देती हूँ. रिडॉक्स रिएक्शन मीन्स रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन. either the things will be oxidized or the things will be reduced. तो कितना इलेक्ट्रॉन आर बीइंग लॉस्ट और कितना इलेक्ट्रॉन आर बीइंग गेन्ड. यहाँ पे हम बात कर रहे थे टोटल नंबर ऑफ चार्ज. तो अगर सॉल्ट दिया है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप टोटल प्लस या टोटल माइनस चेक कर लीजिए. अगर आपको रिएक्शन दिया है तो उस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए n फैक्टर फॉर दैट सब्सटेंस अलग अलग हो सकता है. सो दिस इज एल्यूमिनियम विच इज़ गोइंग टू कन्वर्ट इनटू एल्यूमिनियम आयन बाय द रिलीज ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन. इस पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन में, मैं इसे ऑक्सीडेशन क्यों बोल रही हूँ, बिकॉज एल्यूमिनियम इज कन्वर्टेड इनटू +3 ऑक्सीडेशन स्टेट. तो 0 से रीचिंग टू द +3 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट का बढ़ना, नंबर का बढ़ना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. अब ड्यूरिंग दिस ऑक्सीडेशन इट हैज़ लॉस्ट 3 इलेक्ट्रॉन. तो द n फैक्टर फॉर दिस चेंज इज 3. तो n फैक्टर इज 3. बट समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बीइंग गेन्ड और लॉस्ट वो अलग होंगे. तो रिएक्शन का आपको क्या इफेक्ट पड़ेगा, और एक ही कंपाउंड का
दो डिफरेंट रिएक्शन में एन फैक्टर कैसे चेंज होता है वो देखते हैं। आई एम टेकिंग ओनली वन रिएक्शन और उसी रिएक्शन को देख के आपको पता लग जाएगा कि एक्चुअली व्हाट इज़ दिस एन फैक्टर और हम उससे इक्विवेलेंट मास को कैसे अलग अलग करेंगे। चलिए देखते हैं। और उसी को एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल लिखने वाली हूँ एंड इट इज़ अ वेरी कॉमन रिएक्शन जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट में 12th क्लास में आएगी। ठीक है, अब 12th क्लास तो अभी दूर है, बट आई विल टेल यू द रिएक्शन, व्हाट इज़ द रिएक्शन, एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू कि इक्विवेलेंट मास एक्चुअली किसी भी पर्टिकुलर सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास इन द डिफरेंट कंडीशंस अलग अलग हो सकता है। तो आई एम गोइंग टू टेक अ रिएक्शन, मैं लिखती हूँ एंड देन वी विल अंडरस्टैंड कि उसका एन फैक्टर क्या होगा। उसके बाद वी विल डिस्कस कि एन फैक्टर से उसके इक्विवेलेंट मास पे क्या फ़र्क पड़ जाएगा। ऑब्वियसली क्योंकि एन फैक्टर को यूज़ करके ही आप इक्विवेलेंट मास निकालने वाले, मोलर मास तो फिक्स रहता है। ठीक है, तो चलिए आई एम राइटिंग डाउन द रिएक्शन। सो हियर आई एम रेडी विद दिस इक्वेशन। इक्वेशन क्या है? दिस इज अ सिंपल इक्वेशन वेयर MnO4 इज इंडिकेटिंग व्हाट, ये आयनिक इक्वेशन है जो मैंने लिखी है। आयनिक इक्वेशन जिसमें हम केवल आयंस को एक्सप्लेन कर रहे हैं। वी आर नॉट गिविंग यू द ओवरऑल रिएक्शन। एक्चुअली द फंडा ऑफ दिस रिएक्शन इज, डरना नहीं है इस रिएक्शन से, आप बस सुनिए मेरी बात, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो लेट्स अंडरस्टैंड। MnO4 इज एक्चुअली व्हाट, MnO4 is taken from KMnO4। तो मैंने क्या किया है, क्योंकि KMnO4 is participating in the reaction, but actually what is going on, this MnO4 ion is going to convert into another one। K तो K ही रहेगा। तो जब जो आयन चेंज होता है which is undergoing the oxidation or reduction, या जो element is undergoing the oxidation or reduction, उसको concentrate करते हुए rest of the things we are not considering, क्योंकि K+ is not going to change throughout the reaction। ठीक है, तो मैंने क्या किया, KMnO4 को तोड़ा इंटू K+ एंड MnO4 माइनस। तो एक्चुअली एज आई टोल्ड यू कि ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है। तो KMnO4 क्या होता है? KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं? विच प्रोवाइड्स द ऑक्सीजन, या खुद रिड्यूस होते हैं और दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस देमसेल्व्स, इसका मतलब क्या हुआ कि उनका प्रॉपर्टी कुछ ऐसा होगा कि इफ़ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एनी एलिमेंट इज रिड्यूसिंग फ्रॉम 7 to 2, यानी अगर आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 7 निकलेगा। ऑक्सीडेशन स्टेट हम पता है कैसे निकालते हैं, दोज डोंट नो वी कैन अंडरस्टैंड इट। X मान लीजिए, मुझे मैंगनीज का नहीं पता है क्योंकि मैंगनीज इज़ अ ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ट्रांजिशन एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालना पड़ता है बिकॉज दे आर वेरी अनरिलायबल काइंड ऑफ। ऑक्सीजन का मुझे पता है कि वेन एवर देयर इज एन ऑक्साइड आयन तो ये -2 शो करता है। तो ऑक्सीजन का चार्ज इज -2। हाउ मेनी ऑक्सीजन्स आर देयर? 4। टोटल इसके ऊपर चार्ज कितना है? -1। तो आई कैन कैलकुलेट इट लाइक x - 8 इक्वल्स टू -1, और आई कैन से x इक्वल्स टू +7। सो दिस वे वी कैन कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द आयन। तो नॉट आयन, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दैट एलिमेंट इन दैट आयन। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर इज 7 एंड वी कैन सी हियर द ऑक्सीडेशन स्टेट इज चेंजिंग फ्रॉम +7 to +2। इट मीन्स योर मैंगनीज in this compound या ion, this manganese is getting reduced, and whatsoever is getting reduced in a reaction is an oxidizing agent. What is reduction? Reduction क्या होता है? Gain of electron. Gain of electron is called reduction. Loss of electron is called oxidation. तो gain of electron, you can see there how much electron it is gaining, 5 electron. तो कितने इलेक्ट्रॉन? आई हैव रिटन डाउन हियर द बैलेंस रिएक्शन। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन इन आयनिक इक्वेशन फॉर्म, तो you can go and see the description box and go through that video where I have explained how to balance the redox reaction in acidic medium as well as in the basic medium. तो आप वीडियो देखिए। अदरवाइज यहाँ पे हमें बस इतना समझना है कि +7 से +2 पे आना इज़ अ रिडक्शन, एंड रिडक्शन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड कितना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया है इसने? 5 इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी रिएक्शन में द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच आर बीइंग लॉस्ट या फिर आर बीइंग गेन्ड, दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द एन फैक्टर फॉर दिस सब्सटेंस। तो मुझे कैसे निकालना पड़ेगा इस रिएक्शन के लिए? एन फैक्टर क्या हुआ? 5। ओके, अब मुझे निकालना है KMnO4 का मास। KMnO4 का इक्विवेलेंट मास, मोलर मास ऑफ KMnO4 इज, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, मोलर मास ऑफ KMnO4 इज 158 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालेंगे? मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इट इज इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4। कैसे निकाला? बिकॉज KMnO4 इज अंडरगोइंग बाय द लॉस ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन।
या गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन नॉट लॉस ऑफ. तो दिस इज इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर. मैंने कहा मोलर मास है 158 एंड एन फैक्टर कितना निकाला हम लोगों ने 5. तो इन दिस पर्टिकुलर केस व्हेन दिस KMnO4 इन द एसिटिक मीडियम इज एब्जॉर्बिंग द इलेक्ट्रॉन टू गेट रिड्यूस्ड, ठीक है, ताकि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सके. इस केस में इट्स इक्विवेलेंट मास कैन बी कैलकुलेटेड एज मोलर मास डिवाइडेड बाय 5. अब मोलर मास इज 158 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आपको आंसर आना चाहिए 31.6. ठीक है, तो आपका आंसर आना चाहिए 31.6 grams. Okay, so equivalent mass of this KMnO4 in this condition या situation, this is 31.6 gram. अब चलते हैं to another reaction. इस reaction में you can see here MnO4 is undergoing a reaction of gain of electron. यहाँ भी gain कर रहा है, यहाँ नहीं, यहाँ पे भी you will get this change in oxidation state. Look at this 7 से MnO2 में it is +4. So it is changing from +7 to +4. अब क्योंकि ये +7 से +4 पे चेंज हो रहा है, इट इज़ गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन. अब क्योंकि इट इज़ गेनिंग 3 इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट थिंग इज दैट इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन. ये खुद रिड्यूस हो रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, तो दिस इज़ डन कि ये रिडक्शन रिएक्शन है और दूसरों को ये ऑक्सीडाइज करेगा. फाइन, हम वैसे भी जानते हैं कि KMnO4 इज़ अ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. बट व्हाट इज़ डिफरेंट हियर, यहाँ पे इट इज़ वर्किंग इन द एसिडिक मीडियम. तो इन द एसिडिक मीडियम इसका इक्विवेलेंट मास वी हैव कैलकुलेटेड 31.6. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, देयर इज़ अ न्यूट्रल मीडियम, लेकिन प्रोडक्ट में आपको थोड़ा सा OH मिलता है, जिसकी वजह से दिस मीडियम इज़ नोन एज न्यूट्रल और फेंटली एल्केलाइन मीडियम, यानी थोड़ा बहुत एल्केलाइन वाला न्यूट्रल मीडियम. न्यूट्रल मीडियम का प्रोडक्ट एल्केलाइन होने की वजह से, OH होने की वजह से वी कॉल दिस मीडियम एज एल्केलाइन मीडियम. लेकिन हमें उससे अभी मतलब नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट कि कितना इलेक्ट्रॉन लिया दिया. वी आर हियर विद द 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन बाय दिस MnO4. तो KMnO4 का इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 here in this case will be 158 divided by 3. So the different number of electrons are being gained in the different conditions, and that makes the difference, that creates a difference in the equivalent mass of that substance. तो आपको once you understand what is the equivalent, what is the n factor, you can easily calculate the equivalent mass of the substance. So let's calculate the equivalent mass of the 2,3 substance so that you will be familiar with this term. Equivalent mass of H2SO4. तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज़ द मोलर मास ऑफ H2SO4. मोलर मास निकालने के लिए इट इज़ 2 + 32 + 4 मल्टीप्लाइड बाय 16. आप कैलकुलेट करने के बाद यू विल गेट इट एट 98 ग्राम्स. द मोलर मास ऑफ सोडियम H2SO4 इज़ 98 ग्राम्स. हमें क्या चाहिए, इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर. ओके, n फैक्टर क्योंकि ये क्या है, एसिड. तो एसिड का n फैक्टर क्या होता है, एसिड का n फैक्टर इज द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. हाउ मेनी हाइड्रोजन्स कैन बी रिप्लेस्ड बाय दिस H2SO4, दिस इज 2. तो मोलर मास इज 98 एंड 2 इज द n फैक्टर, so it becomes 49 grams. So equivalent mass of the H2SO4 is 49 grams. Same way we can calculate it for sodium hydroxide. Sodium hydroxide 40 is the molar mass. ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, इक्विवेलेंट मास. तो इक्विवेलेंट मास इक्वल्स मोलर मास 40 डिवाइडेड बाय n फैक्टर. n फैक्टर नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH. तो कितना हुआ 1, तो हो गया 40. अब इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इफ़ योर एसिड इज़ रिप्लेसिंग ओनली 1, तो उसका इक्विवेलेंट मास किसी भी चीज़ के लिए, एसिड क्यों, किसी भी चीज़ के लिए, इफ़ द n फैक्टर इज़ 1, तो उस केस में आपका मोलर मास एंड इक्विवेलेंट मास एक हो जाता है. इफ़ n फैक्टर इज़ 1, मोलर मास इज इक्वल टू इक्विवेलेंट मास. तो आई कैन से दैट इक्विवेलेंट मास मल्टीप्लाइड बाय n फैक्टर इक्वल्स टू मोलर मास. ठीक, n फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया. तो इक्विवेलेंट मास और मोलर मास दोनों बराबर हो गए. तो किसी भी रिएक्शन के लिए, अगर किसी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन्स एक लिया जा रहा है, एक दिया जा रहा है, जैसे सोडियम क्लोराइड में, अगर मैं सोडियम क्लोराइड का n फैक्टर निकालूँ तो सोडियम क्लोराइड का n फैक्टर इज़ 1, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ चार्जेस कितने हुए 1.
1 प्लस या फिर 1 माइनस, तो टोटल नंबर ऑफ प्लस ईदर और माइनस ईदर, तो दिस इज n फैक्टर, n इक्वल्स टू 1 हो गया। मोलर मास कितना हुआ, मोलर मास इज 23 प्लस 35.5 यानी 58.5 ग्राम्स हो गया। अब n फैक्टर से मोलर मास से इक्विवेलेंट मास निकालिए, इक्विवेलेंट मास विल बी इक्वल टू मोलर मास यानी कि दिस इज 58.5 डिवाइडेड बाय n फैक्टर, तो इसका इक्विवेलेंट मास इसके मोलर मास के बराबर हुआ। तो आई होप दिस विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास, नो नीड टू वरी अबाउट द इक्विवेलेंट मास। अब हम इस इक्विवेलेंट मास से डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इक्विवेलेंट मास इज नथिंग, it is only the mass which we are calculating, understanding the concept of वैलेंसी एंड द रिडॉक्स रिएक्शन, दो कॉन्सेप्ट चलेंगे। तो इक्विवेलेंट मास कैन बी कैलकुलेटेड इजीली बाय यूजिंग द फॉर्मूला कॉल्ड मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर सबके लिए अलग अलग निकलेंगे, अगर वो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, अगर वो बेस है तो उसकी एसिडिटी, अगर वो सॉल्ट है तो उसका प्लस चार्ज या तो टोटल या फिर उसका नेगेटिव चार्ज टोटल, तो पूरा प्लस या पूरा माइनस, टोटल दोनों को मत करना, दैट इज़ प्लस और माइनस करके 2 कर दिया NaCl के केस में, ये नहीं करना है। सो दिस इज सॉल्ट का एन फैक्टर, यू कैन कैलकुलेट लाइक दैट। और इफ़ इट इज़ अ रिएक्शन, तो रिएक्शन का एन फैक्टर अलग तरीके से चलता है। रिडॉक्स रिएक्शन में बैलेंस द रिएक्शन, सी हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग लॉस्ट या गेन्ड बाय द बैलेंसिंग, आफ्टर द बैलेंसिंग यू विल डिसाइड, तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर बीइंग लॉस्ट और गेन्ड वो उसका एन फैक्टर होगा। वंस यू गेट द एन फैक्टर, मोलर मास डिवाइडेड बाय n factor will give you the equivalent mass. I hope now you are very well understood that what is equivalent mass, how to calculate the n factor, and how to use the n factor to calculate the equivalent mass of the substance, and how to apply this particular concept to calculate the next concentration term called normality, वो हम next video में पढ़ेंगे। तो in the next video we will understand what is normality and how to calculate the normality of the solution. Till then, keep watching, keep learning. If you like this video, please hit the like button, share it and subscribe to my channel. Thank you very much.